हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए मानव विकास की अवस्थाएं लेके आया हूँ। इससे पहले वाली वीडियो मैंने वृद्धि और विकास बताया था। वृद्धि किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं, वृद्धि का क्षेत्र कौन सा होता है, विकास का क्षेत्र क्या होता है। वृद्धि और विकास की अवस्थाएँ भी बोली जाती हैं, जिसे हम मानव विकास की अवस्थाएँ कहते हैं। जैसे अवस्थाएँ तो बहुत सारी होती हैं, जैसे ऐशावस्था हुआ, बाल्यावस्था हुआ, किशोरावस्था हुआ, युवावस्था हुआ, प्रौढ़ावस्था हुआ, वृद्धावस्था हुआ। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक को बहुत तरीके से बढ़ती हैं, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होता है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं मानव विकास की अवस्थाएं। मानव विकास की अवस्थाएं। ठीक है दोस्तों, अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि मानव विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो वो दो भागों में बांटा गया है। देखो, पहला एक होती है जन्म से पूर्व की अवस्था, ठीक है, जिसका दूसरा नाम हमने रखा है गर्भावस्था। ठीक है दोस्तों, यानी जन्म से पूर्व की अवस्था, जिसका दूसरा नाम है गर्भावस्था। उसके बाद दूसरी आती है जन्म के बाद की अवस्था। जन्म के बाद की अवस्था। अब जन्म के बाद की अवस्था बहुत सारी हैं। जैसे रॉस की हम बात करें तो रॉस ने बताई हैं 4। शैक्षिक मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें, शैक्षिक मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो इन्होंने बताई हैं 3। उसके बाद हम बात करें हरलॉक की, हरलॉक ने बताई है 12, हरलॉक ने बताई है 14। उसके बाद बात करें हम कोलसनिक की, तो कोलसनिक ने बताई है 12। यानी जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए उन्होंने अपने अपने हिसाब से बहुत सारी अवस्थाएं बताई हैं। लेकिन जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है वो होती है जन्म से पूर्व की अवस्था यानी गर्भावस्था। जन्म के बाद की अवस्था में आपको एक तो ये पढ़नी है और एक ये पढ़नी है। अब शैक्षिक मनोविज्ञान की दृष्टि से 3 अवस्था कौन कौन सी होती हैं। एक होती है शैशवावस्था, एक होती है बाल्यावस्था, एक होती है किशोरावस्था। रॉस ने कौन कौन सी बताई है, तो एक होती है शैशवावस्था। उसने बाल्यावस्था को 2 भागों में बांट दिया है, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, और चौथी बताइए किशोरावस्था। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं जन्म से पूर्व की अवस्था या गर्भावस्था। अब जन्म से पूर्व की अवस्था, गर्भावस्था को कितने भागों में बांटा गया है, तो दोस्तों आप इसको हेडिंग डाल लें और इसमें लिखें इनको कितने भागों में बांटा गया है। इसको बांटा गया 3 भागों में। यानी अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जन्म से पूर्व की अवस्था कितनी है या गर्भावस्था कितनी है, तो आपको लगाना 3। अब 3 कौन कौन सी हैं। एक होती है डिंबावस्था, एक होती है डिंबावस्था, दूसरी होती है पिंडावस्था, और तीसरी होती है भ्रूणावस्था। ठीक है दोस्तों, यानी एक होती है डिंबावस्था, एक होती है पिंडावस्था और दूसरी होती है भ्रूणावस्था। अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओवम, इसको बोलते हैं एम्ब्रॉय, और इसको बोलते हैं फेटस। अब अगर इसके समय की बात करें तो इसका समय होता है निषेचन से 2 वीक। ठीक है, अगर इसके समय की बात करें तो 2 से 8 वीक। अगर इसके समय की बात करें तो 8 वीक से 9 मंथ। ठीक है दोस्तों, अब सुनो, अगर उसने पूछा कि मानव विकास की अवस्थाओं कितने भागों में बांटा गया, 2। एक तो जन्म से पूर्व की अवस्था और एक जन्म के बाद की अवस्था। अब जन्म से पूर्व की अवस्था कौन सी होती है, गर्भावस्था। गर्भावस्था कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। एक तो होती है डिंबावस्था, एक होती है पिंडावस्था और एक होती है भ्रूणावस्था। अब डिंबावस्था का समय कितना होता है, निषेचन से 2 वीक। पिंडावस्था का समय कितना होता है, 2 से 8 वीक। और भ्रूणावस्था का समय कितना होता है, 8 वीक से 9 मंथ के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आते हैं अपनी दूसरी जन्म के बाद की अवस्था। अब दूसरे पे आते हैं हम जन्म के बाद की अवस्था।
अब देखो जन्म के बाद की अवस्था। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम सिर्फ दो चीज पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे पहले नंबर पर रॉस के अनुसार अब रॉस के अनुसार कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो हमको बतानी है 4। कितनी होती है दोस्तों? 4। देखो पहला शैशवावस्था, दूसरा पूर्व बाल्यावस्था, तीसरा उत्तर बाल्यावस्था, और चौथा होता है किशोरावस्था। ठीक है दोस्तों, अब इनके समय की बात करें तो इनका समय होता है 0 से 2 वर्ष, इसका समय होता है 3 से 6 वर्ष, इसका समय होता है 6 से 12 वर्ष, और इसका समय होता है 12 से 18 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद दूसरे पर आते हैं हम, तो शैक्षिक मनोविज्ञान की दृष्टि से शैक्षिक मनोविज्ञान की दृष्टि से कितनी अवस्थाएं? 3। समझना, एक होती है शैशवावस्था, दूसरी होती है बाल्यावस्था, और तीसरी होती है किशोरावस्था। ठीक है दोस्तों, अब शैशवावस्था का समय यहां पर कितना माना गया? 0 से 5 वर्ष। यहां पर कितना माना गया? 6 से 12 वर्ष। और यहां पर समय कितना माना गया? 12 से 18 वर्ष या 13 से 19 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अगर उसने पूछा कि रॉस के अनुसार कितनी अवस्थाएं होती, तो आपको लगानी 4। शैक्षिक मनोविज्ञान की दृष्टि से कितनी अवस्थाएं होती? 3। अब दोस्तों यहां पर आपको एक बात समझ में आ रही हो कि यहां पर शैशवावस्था का समय बताया 0 से 2 वर्ष, और यहां पर शैशवावस्था का समय बताया 0 से 5 वर्ष। समझना, अगर उसने रॉस मनोवैज्ञानिक लगा दिया तो उसको आपको शैशवावस्था का समय बताना है 0 से 2 वर्ष। अगर उसने पूछा रॉस के अनुसार शैशवावस्था का समय कितना होता है, तो 0 से 2 वर्ष। अगर उसने रॉस नहीं लगाया, फिर पूछा कि शैशवावस्था का समय कितना होता है, तो लगाना है 0 से 5 वर्ष। यानी एक क्वेश्चन यहां से पटअप होने के चांस होते हैं कि रॉस के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था का समय कितना होता है? 3 से 6 वर्ष। शैक्षिक मनोविज्ञान की दृष्टि से बाल्यावस्था का समय कितना होता है? 6 से 12 वर्ष। रॉस के अनुसार किशोरावस्था का समय कितना होता है? 12 से 18 वर्ष। शैक्षिक मनोविज्ञान की दृष्टि से किशोरावस्था का समय कितना होता है? 12 से 18 वर्ष, 13 से 19 वर्ष। ज्यादातर मनोवैज्ञानिकों ने 12 से 18 वर्ष माना, लेकिन पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक जो होते हैं, आप जानते होंगे पाश्चात्य यानी विदेशी पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था को टीन एज कहा है। टीन एज का मतलब होता है 13 to 19, यानी 13 to 19, यानी जिसके पीछे टीन आ रहा है, उस वजह से इन्होंने इसको क्या नाम दिया? टीन एज। और टीन एज का शाब्दिक अर्थ उन्होंने बताया था समस्याओं से घिरा काल। क्लियर है दोस्तों? अब आगे चलते हम, अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि शैशवावस्था किसे कहते हैं, बाल्यावस्था किसे कहते हैं, और किशोरावस्था किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं शैशवावस्था। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं हम शैशवावस्था। ठीक दोस्तों, अब इसका जो समय है वो है 0 से 5 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब इसके जनक की बात करें तो इसके जनक हैं वैलेंटाइन। अगर उसने पूछा शैशवावस्था को सबसे ज्यादा परिभाषित किसने किया, तो वैलेंटाइन ने। अब देखो इसमें होता क्या क्या है, देखो सुनो। इस अवस्था में
इस अवस्था में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है, तेजी से होता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट आता है, इस अवस्था में बालक में अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस अवस्था में बालक में अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। तीसरा, इस अवस्था में बालक दूसरों पर निर्भर रहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं हम। इस अवस्था को भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। इस अवस्था को शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्था माना जाता है। महत्वपूर्ण अवस्था माना जाता है। नेक्स्ट, समस्त संवेगों का विकास शैशवावस्था में हो जाता है। शैशवावस्था में हो जाता है। देखो समझे दोस्तों, अब उसने कहा कि किस अवस्था में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है? शैशवावस्था में। किस अवस्था में बालक में अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है? शैशवावस्था में। किस अवस्था में बालक दूसरों पर निर्भर रहता है? शैशवावस्था में। कौन सी अवस्था भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है? कैसे दोस्तों? अगर सपोज है दो परिवार हैं, एक तो ये दो परिवार है, एक ये परिवार है, एक ये परिवार है, एक ये परिवार है। अब इस परिवार में भाषा जो बोली जाती है एक शिक्षित परिवार की तरह बोली जाती है, बहुत अच्छी भाषा बोली जाती है, तो उसमें जिस बच्चे का जन्म होगा उसमें वैसी भाषा का विकास होगा। इस वाले परिवार में भाषा गाली गलौज वाली बोली जाती है, गलत बोली जाती है, रहन सहन गलत है उसका, तो इसमें जिस बच्चे का जन्म होगा वो उस वैसी भाषा सीखेगा। अब सपोज दूसरा क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि सपोज एक बच्चे का जन्म अमेरिका में हुआ, उसके 1 घंटे बाद उसे भारत लाया गया, तो वो कहाँ की भाषा सीखेगा? भारत की सीखेगा, क्योंकि उसे जैसा माहौल मिलेगा उसी के हिसाब से उसमें उस भाषा का विकास होगा। इस वजह से इस अवस्था को भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कहा जाता है। अब सपोज आती है कि इस अवस्था को शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्था कहा जाता है। कैसे? देखो छोटा बच्चा होता है, हम उसे जैसी शिक्षा देंगे वो वैसी सीखेगा। अगर हम उससे कहते हैं कि बेटा सबसे बड़ों से पैर छू के नमस्ते करो, ये करो, वो करो, तो वैसी भाषा सीखे। अगर हम उससे कहेंगे बेटा इसको गाली दे दे, इसको ये कर दे, उसको मार दे उसको, तो वो वैसी भाषा सीखेगी। यानी सब उसमें जैसी हम आदत डालेंगे, जैसे विचार डालेंगे, उसी के हिसाब से उसमें उसका विकास होगा। अब समस्त संवेगों का विकास, यानी हमारे संवेग कितने होते हैं? 14। जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि संवेग कितने होते हैं? 14। मूल प्रवृत्ति कितनी होती है? 14। मूल प्रवृत्ति के जनक कौन होते हैं? मैकडूगल। संवेग के जनक कौन? वाटसन। लेकिन संवेगों पर कार्य किसने किया था?
मैकडोगल ने किया था। यानी समस्त संवेग जो होते हैं हमारे शैशवावस्था में आ जाते हैं, लेकिन परिस्थिति के अनुसार उनमें बच्चे का विकास होता है। जैसे सपोज जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उन संवेगों का प्रयोग करता हुआ जाएगा। तो समस्त संवेगों का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में। आगे चलते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों नेक्स्ट, यानी शैशवावस्था में सबसे पहला संवेग उत्तेजना उभर कर आता है। दोस्तों ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, यानी शैशवावस्था में सबसे पहला संवेग कौन सा आता है दोस्तों? उत्तेजना। जब बच्चे का जन्म होता है तब वो उठता है, थोड़ा इठन होती है, उसे क्या नाम दिया गया? उत्तेजना। अब नोट डाल के, ये कई बार पूछा गया है। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहते हैं। कौन सा काल कहते हैं? सीखने का आदर्श काल कहते हैं। और ये जो आदर्श काल है वो कहते हो किसने कहा? ये कहा वैलेंटाइन ने। यानी किस अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है? शैशवावस्था को। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? वैलेंटाइन ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं। सर्वप्रथम संवेग का पता अमेरिका की ब्रिजेज नामक महिला ने लगाया। अमेरिका की ब्रिजेज नामक महिला ने लगाया। यानी सर्वप्रथम संवेगों का पता अमेरिका की संवेगों का पता अमेरिका की ब्रिजेज नामक महिला ने लगाया। समस्त संवेगों का विकास किस अवस्था में हो जाता है? शैशवावस्था में। किस अवस्था में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है? शैशवावस्था में। किस अवस्था में बालक में अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है? शैशवावस्था में, जो कि नकल करता है, हम जैसा वो हमको देखे वैसे करे। किस अवस्था में बालक दूसरों पर निर्भरता है? शैशवावस्था में रहता है। शिक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? शैशवावस्था। भाषा की दृष्टि से कौन सी है? शैशवावस्था। सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को कहते हैं? शैशवावस्था। किसने कहा है? वैलेंटाइन ने। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम अब। अब दोस्तों आते हैं हम बाल्यावस्था पर। अब इसका समय कितना बताया मैंने? 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष। अब इसके जनक कौन है? कोल एंड ब्रूस। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखते हैं। देखो पहला पॉइंट, बाल्यावस्था में बालक के शारीरिक व मानसिक विकास में स्थायित्व यानी ठहराव आ जाता है। यानी किस अवस्था में बालक के शारीरिक और मानसिक विकास में स्थायी ठहराव आ जाता है? बाल्यावस्था में। दूसरा, इस अवस्था में बालक में सामूहिकता की भावना पाई जाती है। यानी किस अवस्था में बालक में सामूहिकता की भावना पाई जाती है? बाल्यावस्था में।
नेक्स्ट दोस्तों, इस अवस्था में बालक को, इस अवस्था को गंदी आयु, स्कूली आयु और चुस्ती आयु भी कहते हैं। चुस्ती आयु भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, इस अवस्था में बालक को सिखाने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, इस अवस्था में बालक में अमूर्त चिंतन का विकास प्रारंभ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, देखो सुनो, अगर उसने पूछा किस अवस्था में बालक के शारीरिक और मानसिक विकास में स्थायित्व यानी ठहराव आ जाता है। अभी पिछला जो सीटेट हुआ है, अभी जो निकल के गया है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है किस अवस्था में बालक के शारीरिक और मानसिक विकास में स्थायित्व की भावना पाई जाती है, तो बाल्यावस्था उसका ऑप्शन था। तो स्थायी ठहराव की भावना किस में पाई जाती है? बाल्यावस्था में। किस अवस्था में बालक में सामूहिकता की भावना पाई जाती है, यानी किस अवस्था में बालक समूह में रहना प्रारंभ कर देता है, समूह में या समाज में जाना प्रारंभ कर देता है? बाल्यावस्था में। किस अवस्था को गंदी आयु, चुस्ती आयु, स्कूली आयु कहते हैं, यानी बाल्यावस्था को गंदी आयु भी कहा जाता है, स्कूली आयु भी कहा जाता है और चुस्ती आयु भी कहा जाता है, क्योंकि वो स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालक को सिखाने के लिए विभिन्न विधियों का, ये सीटेट में कई बार पूछा गया, किस अवस्था में बालक को सिखाने के लिए हम विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं, तो बाल्यावस्था में। अब यहां पर एक बात आपको ध्यान से रखना है, क्या? अमूर्त चिंतन का विकास प्रारंभ। अगर उसने ये पूछा है कि किस अवस्था में बालक का अमूर्त चिंतन प्रारंभ होता है, अगर प्रारंभ शब्द आए तो लगाना बाल्यावस्था, अगर प्रारंभ की जगह आए पूर्ण शब्द तो लगाना है किशोर अवस्था, जो मैं भी आपको बताऊंगा। किस अवस्था में बालक में अमूर्त चिंतन का विकास पूर्ण हो जाता है, तो लगानी किशोर अवस्था। किस अवस्था में बालक में अमूर्त चिंतन का विकास प्रारंभ हो जाता है, तो लगानी है आपको दोस्तों बाल्यावस्था। ठीक है दोस्तों, आगे इस अवस्था को गैंगेज जानते हैं, यानी समूही आयु कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी किस अवस्था को गैंगेज के नाम से जाना जाता है? बाल्यावस्था को। अब समझना, नोट डाल के, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी बाल्यावस्था को सीखने का अनोखा काल कहा जाता है। यानी सीखने का अनोखा काल कहा जाता, और यह अनोखा काल किसने कहा था? कोल एंड ब्रूस ने। किस अवस्था को सीखने का अनोखा काल कहा जाता है? बाल्यावस्था को। किसने कहा है? कोल एंड ब्रूस ने। शैशवावस्था को किस नाम से जाना जाता था? सीखने का आदर्श काल। किसने कहा था? वैलेंटाइन ने। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं।
देखो दोस्तों, आगे आते हैं हम किशोरावस्था में। देखो दोस्तों, इसको इंग्लिश में बोला जाता है एडोलसेंस। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोलेसियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। जिसका अर्थ क्या होता है? परिपक्वता की ओर बढ़ना। दोस्तों एक आप हमेशा ध्यान रखना, अगर वो कभी भी पूछे कि साइकोलॉजी शब्द किससे बना है, तो ये लगाना है आपको दोस्तों यूनानी भाषा। अगर उसने पूछा टेक्नोलॉजी किससे बना है, तो दोस्तों ये लगानी है ग्रीक भाषा। इन दोनों को छोड़कर सभी शब्द, यानी इन दोनों को छोड़कर सभी शब्द लैटिन भाषा से आए हैं। यानी अगर साइकोलॉजी का पूछे तो यूनानी लगाना, टेक्नोलॉजी का पूछे तो ग्रीक लगाना। इसको छोड़कर वो किसी का भी पूछे, जैसे एडोलसेंस का पूछा, पर्सनालिटी का पूछा, मोटिवेशन का पूछा, क्रिएटिविटी का पूछा, स्टैटिक्स का पूछा, किसी का भी पूछे, आपको कौन सी भाषा लगानी है? लैटिन भाषा। एक यूपिटेटर सुपरटेटर में एक आता है। अगर उसने पूछा किशोरावस्था को इंग्लिश में एडोलसेंस कहा जाता है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? एडोलेसियर से, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? परिपक्वता की ओर बढ़ना। लेकिन जो पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इस अवस्था को कहा है टीनेज, जिसका शाब्दिक अर्थ बताया समस्याओं से घिरा काल। अब दोस्तों, अब समस्याओं से घिरा काल किसने बोला? स्टेनलेहन ने। यानी सीखने का आदर्श काल बोला गया शैशवावस्था को, सीखने का अनोखा काल बोला गया बाल्यावस्था को, सीखने का समस्यात्मक काल कौन सा बोला गया? किशोरावस्था को। किस अवस्था को टीनेज के नाम से जाना जाता है? किशोरावस्था को। अब इसके समय की बात करें हम, तो इसका समय बताया था मैंने 12 से 18 वर्ष और यह 13 से 19 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अगर किशोरावस्था को इंग्लिश में एडोलसेंस कहा जाता है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोलेसियर से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। किशोरावस्था को पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? टीनेज। टीनेज का शाब्दिक अर्थ वो क्या होता है? समस्याओं से घिरा काल। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम इसकी परिभाषाओं की। परिभाषा एक कंपलसरी आते हैं यूपीटेट और सुपरटेट में। किशोरावस्था की परिभाषाओं में से एक इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेनलेहन। ठीक है, देखो किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान विरोधी, झंझावत की अवस्था है। झंझावत की अवस्था है, यानी किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान विरोधी, झंझावत की अवस्था। ये किसने कहा है? स्टेनलेहन ने। दूसरा जरसील्ड, देखो किशोरावस्था वह समय है, किशोरावस्था वह समय है जिसमें
विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। ठीक है दोस्तों, तीसरी आती है बिगी एवं हंट, इंपोर्टेंट है। बिगी एवं हंट, देखो किशोरावस्था की संपूर्ण विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करने वाला एक शब्द डैश लगा के परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, समझो, देखो अगर उसने कहा है कि किशोरावस्था की संपूर्ण विशेषताओं को परिभाषित करने वाला एक शब्द कौन सा है, तो ये ऑप्शन में आएगा या तो ये परिवर्तन है, या फिर ये पूछेगा किशोरावस्था की संपूर्ण विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करने वाला एक शब्द परिवर्तन है। ये किसने कहा है? बिगी एवं हंट ने। स्टेनर हॉल ने कहा किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान विरोधी झंझावत की अवस्था है। अब उसके बाद जर्सील्ड की बात करें कि किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। संक्रमण मीन्स आगे बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, एक और है, आगे अभी चलते हैं। एक और है किर्कपैट्रिक। मैंने किर्कपैट्रिक लिखा, आप लोग दोस्तों उसको किर्कपैट्रिक मत लिख लेना, वो अलग है, ये अलग है। इनकी एक विधि थी प्रयोजना विधि। इनकी एक विधि थी प्रयोजना विधि, ये अलग है और ये अलग है, तो हम बात इनकी कर रहे हैं, आप लोग गलत मत लिख लेना। देखो इन्होंने कहा है इस बात में कोई मतभेद नहीं है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। इन्होंने कहा है कि इस बात में कोई मतभेद नहीं है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। यानी इन 4 डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन आपको यूपी टेट और सुपर टेट में कंपलसरी मिलती है, बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टेनर हॉल पढ़ा है मैंने, दूसरा जर्सील्ड पढ़ा है मैंने, तीसरा मैंने बिगी हंट पढ़ा है और चौथा पढ़ा है किर्कपैट्रिक। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। आगे करते हैं इसकी विशेषताओं की बात। किशोरावस्था की विशेषताएं देखो दोस्तों, देखो सबसे पहला, इस अवस्था में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है। ठीक दोस्तों, दूसरा, यह अवस्था समस्या समाधान की अवस्था है।
समस्या समाधान की अवस्था है। ठीक है दोस्तों, यानी किस अवस्था में बालक समस्या समाधान करने योग्य हो जाता है? किशोर अवस्था में। तीसरा, इस अवस्था में बालक में अमूर्त चिंतन का विकास पूर्ण हो जाता है। मैंने आपको बाल्यावस्था में बताया कि अमूर्त चिंतन का विकास वहां पर हो रहा था प्रारंभ, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? पूर्ण हो रहा है। अगर उसने पूछा किस अवस्था में बालक में अमूर्त चिंतन का विकास प्रारंभ होता है, तो लगाना बाल्यावस्था। किस अवस्था में पूर्ण हो रहा है, तो लगाना किशोर अवस्था। नेक्स्ट, इस अवस्था में बालक में अच्छी तरह से सोचने, समझने और चिंतन करने की योग्यता का पूर्ण विकास हो जाता है। ठीक है दोस्तों, लास्ट पॉइंट आता है, इसको हम नोट डाल के लिखेंगे। किशोरावस्था को समस्याओं से घिरा काल कहा जाता है। समस्याओं से घिरा काल कहा जाता है, और ये कहा है स्टेनले हॉल ने। ठीक है दोस्तों, सीखने का आदर्श काल किसने कहा था? वैलेंटाइन ने। किस अवस्था को? शैशवावस्था को। सीखने का अनोखा काल किसने कहा था? बाल्यावस्था को कोल एंड ब्रूस ने। सीखने का समस्याओं से घिरा काल किसे कहा जाता है? स्टेनले हॉल ने। किसको कहा जाता है? किशोर अवस्था। किस अवस्था में? देखो मैंने आपको बताया था, ध्यान से सुनना, कि शैशवावस्था में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से हो रहा था, ये बात ठीक है। फिर बाल्यावस्था में आए तो वहां पर धीमे धीमे होने लगा, यानी ठहराव की अवस्था आ गई। यानी शैशवावस्था में तेजी से हुआ, बाल्यावस्था में धीमा हुआ, और जो कुछ बचा कुछ आता वो कहां पर हो गया? किशोरावस्था में। ठीक है सर, समझ में आया दोस्तों? अब उसके बाद उसने पूछा किस अवस्था को समस्या समाधान की अवस्था कहा जाता है? किशोरावस्था को कहा जाता है। किस अवस्था में बालक में अमूर्त चिंतन का विकास पूर्ण हो जाता है? प्रारंभ बाल्यावस्था में हो रहा था, पूर्ण किस में हो रहा? किशोरावस्था में। किस अवस्था में बालक में अच्छी तरह से सोचने समझने की क्षमता का विकास पूर्ण हो जाता है? किशोरावस्था में। किस अवस्था को समस्याओं से घिरा काल कहा जाता है? किशोरावस्था को समस्याओं से घिरा काल कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। किशोरावस्था के सिद्धांत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। किशोरावस्था के सिद्धांत, देखो दोस्तों, इसके सिद्धांत दो हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना। यहां से सुपर टेट में क्वेश्चन बार बार सपोर्ट अप, दोनों बार शायद जहां तक पुटअप हुआ है। तो पहला है आकस्मिकता का सिद्धांत। आकस्मिकता का सिद्धांत। दूसरा है क्रमिकता का सिद्धांत। देखो, आकस्मिकता का सिद्धांत दिया था स्टेनले हॉल ने, और क्रमिकता का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक और होलिंगबर्थ ने।
ठीक है दोस्तों, अगर उसने पूछा कि किशोरावस्था के सिद्धांत कितने हैं, तो 2 बताने हैं। कौन कौन से? एक है आकस्मिकता का सिद्धांत, दूसरा क्रमिकता का सिद्धांत। पिछले 69 में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि आकस्मिकता का सिद्धांत किसने दिया? स्टैंडले हॉल ने। क्रमिकता का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक या होलिंगवर्थ ने। अब देखो इन्होंने कहा कि आकस्मिकता का सिद्धांत किसे कहते हैं? थॉर्नडाइक ने ये बताया, सॉरी स्टैंडले हॉल ने ये बताया कि जो बालक में जो होती है, एक तो होती है बाल्यावस्था और एक होती है किशोरावस्था। ये 2 अवस्थाएं होती हैं। तो इन्होंने ये कहा था कि बाल्यावस्था का समय होता है 6 से 12 वर्ष, इसका समय होता है 13 से 19 वर्ष। तो इन्होंने ये कहा था कि जो बाल्यावस्था के जो जितने भी गुण और विशेषता लक्षण होते हैं वो एकदम से खत्म हो जाते हैं और अकस्मात यानी अचानक से आकस्मिक रूप से किशोरावस्था के सारे से लक्षण विशेषता वो सब अकस्मात रूप से आ जाते हैं। आकस्मिकता का सिद्धांत ये कहलाता है कि जब बालक 12 वर्ष की कंप्लीट अवस्था को पूरे कर लेगा, जब किशोरावस्था ने 13 वर्ष में जाएगा, तो एकदम यानी एक साथ बाल्यावस्था की सारी अवस्थाएं एकदम विशेषताएं पूरी खत्म हो जाएंगी और किशोरावस्था की एकदम सारी विशेषताएं पूर्ण रूप से आ जाएंगी। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं होता, लेकिन इन्होंने ये माना था। अब इसकी क्रमिकता के सिद्धांत की कहते हैं। तो क्रमिकता का सिद्धांत ये कहलाता है, ये तो बाल्यावस्था है और ये किशोरावस्था है, यानी धीरे धीरे किशोरावस्था आएगी और धीरे धीरे बाल्यावस्था जाएगी। यानी सपोज जैसे अभी ठंड गई है, जैसे ऋतु का आगमन होता है, जैसे एक होती है शरद ऋतु और एक होती है ग्रीष्म ऋतु। यानी तो जैसे शरद ऋतु धीरे धीरे जाएगी और ग्रीष्म ऋतु धीरे धीरे आएगी, या फिर ऐसा होता है कि एकदम से सारी सर्दी खत्म हो जाएगी, एकदम सारी गर्मी पड़ने लग जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यानी धीरे धीरे पहले शरद ऋतु खत्म हो जाएगी, ठंड होंगे, जाड़े होंगे, धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे और धीरे धीरे गर्मी आने लगेगी। यानी क्रमिकता का सिद्धांत ये कहता है कि बाल्यावस्था की विशेषताएं जो धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं और किशोरावस्था की धीरे धीरे आने लगती हैं, उस सिद्धांत को कहा जाता है क्रमिकता का सिद्धांत। ये थी दोस्तों अवस्थाएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल चुके।